बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका ये है पार्ट दूसरा, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें हमने वैदिक सभ्यता पढ़ ली थी। वैदिक काल में 4 वेदों की रचना की गई, ये भी पढ़ लिया हमने वैदिक कालों की भी बारे में जान लिया कि ऋग वैदिक काल, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल, जिसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर दिया गया मौर्य के द्वारा। इसके बाद हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। फिर हमने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि के बारे में पता किया। हमने वहाँ के सिक्कों के बारे में बातें की। 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद में एक सबसे महत्वपूर्ण मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली और समृद्ध क्यों था, कल मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया था। अब हम पढ़ते हैं एक आरंभिक साम्राज्य में हम इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें हम वो बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद काल समाप्त हो गया और उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के घनानंद को पराजित किया कौटिल्य के द्वारा, और मगध का विकास भी चल रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। और इसकी सीमाएं किस तरीके की बनी, ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैल गया मौर्य साम्राज्य। अब हम इसकी जानकारी की हमें ये तो पढ़ लिया कि ये इतना फैल गया था। अब हमें इसके बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वहाँ तक भी फैला हुआ था, यहाँ तक भी फैला हुआ था। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता किया, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिला है। वैसे ही हमें यहाँ से भी बहुत कुछ मिला है। हमें यहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ इस समय यानी मौर्य काल में मूर्ति कला अपनी सबसे उन्नत शिखर पे थी। हमें यहाँ पर कई प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं, और एक जगह का नाम, ताकि आपके लिए पेपर में एक प्लस पॉइंट मिले, इसके लिए आपके लिए मैंने एक बात लिखी है। मथुरा के पास परखम से मौर्य की मूर्ति मिली है, मौर्य युगीन की। अब आपको कुछ लिखित पुस्तकों के बारे में बताता हूँ। पहली पुस्तक है कौटिल्य द्वारा लिखित राजनीतिक शास्त्र। इसके अंदर एक भाग है जिसके बारे में राजस्व के बारे में और कर वसूलना, और उसे लोगों ने अर्थशास्त्र पुस्तक बोला, जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने खुद स्वयं की थी। इस पुस्तक में मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे थे मेगास्थनीज। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम है इंडिका पुस्तक। ये यूनानी राजदूत थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उनके दरबार में आए और एक पुस्तक लिखी, जिसे कहते हैं इंडिका पुस्तक। उसके बारे में भी, उस इंडिका पुस्तक के माध्यम से भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और पौराणिक पुस्तकें भी हैं। पौराणिक यानी पुराने ग्रंथ, जैसे कि जैन ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ है, और भी कई प्रकार के ग्रंथ हैं जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें अनेक प्रकार और आकार के स्तंभ भी मिले हैं। स्तंभ यानी मैं आपको दिखाता हूँ स्तंभ किस तरीके के होते हैं। ये होते हैं स्तंभ। अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम ये स्तंभ के बारे में और अच्छे से जानकारी लेते हैं। अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों, यानी उन्होंने इससे पहले ताम्रपत्र, लेख,
इस तरीके से, यानी तांबे के एक स्टील की बिल्कुल पेंच की तरह, जैसे आप पेंच देखते हो इसकी तरह एक तांबे का पत्थर पर लिखे जाते होंगे। मगर अशोक ने एक बहुत बड़े बड़े ऐसे स्तंभ बनवाए और उन पे अपने संदेश लिखवाए, और ये प्राकृतिक पत्थर, और इन पे पहले पॉलिश की जाती थी फिर लिखे जाते थे। अब हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। पहले हम इन 3 पॉइंटों पे ध्यान देते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? वो थी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार। प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोशील और स्वर्णगिरी, ये 5 राजनीतिक केंद्र थे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण। पश्चिम में पाक से आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसा संदेश उत्कीर्ण किया गया था। यानी जिस प्रकार का ये यहाँ मिला है वैसा ही पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे ही संदेश मिले हैं हमें, हर साम्राज्य में, हर प्रांत में। इस साम्राज्य में हर एक समान प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही होगी, क्योंकि अफगानिस्तान की पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर हिमालय पड़ते हैं, ट्रांस हिमालय, बहुत सारे हिमालय पड़ते हैं यहाँ पर। कई, ये देखिए सिंधु नदी भी जा रही है यहाँ से, और यहाँ पर कई दर्रे भी हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ से, यहाँ पर पहाड़ है, तो यहाँ पर अलग से सैनिक रखने पड़ते होंगे और एक अलग सी व्यवस्था बना के रखनी पड़ती होगी। और दूसरी तरफ यहाँ उड़ीसा की तरफ यहाँ पर पानी है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है इस तरफ, और इसी तरफ तटवर्ती का इलाका है यहाँ पर, यानी यहाँ पर आसपास पानी भी है। तो यहाँ यार ये निचला भी पड़ता है थोड़ा, अगर आप जरा देखो वो ऊंचे स्थान पर पड़ता है, ये नीचे स्थान पर पड़ता है। यहाँ पर अलग से सैनिक व्यवस्था बनाकर रखनी पड़ती होगी। तो इसी तरीके से इस साम्राज्य में हर जगह एक समान प्रशासनिक व्यवस्था होना संभव नहीं था। दूसरा पॉइंट बनता है तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। यह है तक्षशिला और यह है उज्जैन, दोनों लंबी दूरी वाले और व्यापार के प्रमुख मार्ग थे। स्वर्णगिरी कर्नाटक में सोने की खानी थी, यानी स्वर्णगिरी का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण का मतलब होता है सोने का पहाड़, स्वर्णगिरी मतलब, और वहां पर सोने के पहाड़ भी थे, मतलब खदानें भी थी। साम्राज्य संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। यानी ये, अगर आपने देखा हो कि अगर हमें मार्ग से जाना हो, अगर मुझे यहाँ से यहाँ मार्ग से जाना हो, मार्ग से जाऊंगा तो मैं इतनी दूर पड़ेगा, और अगर मैं नदियों के रास्ते जाऊं तो मेरे को इस थोड़ा पास में पड़ेगा। तो इसी तरीके उसके कंडीशन के हिसाब से इन्हें मार्ग और नदियों से दोनों से सफ़र करना पड़ता था। यानी अगर इन्हें अपने सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, इनके पास समय कम है, तो ये नदियों का प्रयोग करते थे। अगर नदियां दूर पड़ती थी तो ये भूमि का प्रयोग करते थे मार्गों में आने जाने के लिए। राजधानी से प्रांत तक जाने के लिए, यानी पाटलिपुत्र से तक्षशिला या फिर उज्जैन जाने के लिए इन्हें सप्ताह या फिर कई महीने तक लग जाते, इन्हें कई सप्ताह या महीना लग जाता था। मैग्नेथिस के अनुसार सैन्य व्यवस्था किस प्रकार थी? मैग्नेथिस एक यूनानी
राजदूत और एक महान इतिहासकार माने जाते हैं। मैग्नेथिस ने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम था इंडिका। इस पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मैग्नेथिस ने बताया कि मौर्य साम्राज्य में सेना के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति थी, यानी एक समिति उन 6 उप समितियों को चलाती थी, उन पूरे प्रशासनिक। और इसी में ये तो हमने उनके बारे में हमने उनकी सैन्य व्यवस्था पढ़ ली। अब हमने मैग्नेथिस के पुस्तक में लिखा है भूमिदान के बारे में भी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है इतिहासकारों को बहुत ही प्राचीन समय से ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें ये देखकर यह पता चलता है कि काफ़ी पुराने समय से ही भूमि को दान में दिया जाता होगा, बहुत समय पहले से ही। कुछ इतिहासकारों को भूमि दान के अभिलेख मिले हैं जिनमें से कुछ पत्थर पर लिखे गए थे, यानी कुछ सामान्य पत्थर पर लिख दिए गए, और कुछ ताम्र पत्र। मैंने आपको बताया जैसे आपका पेज होता है, उन पेज के बिल्कुल स्टील ऐसी तांबे का पन्ना बना दिया जाता था और उसके ऊपर छेनी और हथौड़ी से लिख दिया जाता था। ज्यादातर अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इसमें एक प्रमुख बात यह है, अगर हम भूमिदान के बारे में पढ़ लें तो एक इसमें आपको नाम देखने को मिलेगा। ये जो सा मैं चैप्टर चल रहा हूँ ये आपको पूरी बुक से चल रहा हूँ, आप देख सकते हो। कुछ इसमें बहुत, ये पूरा जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये पूरा बुक में है। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और उसकी शादी दक्कन के वकाटक परिवार में हुई थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि पर कोई अधिकार नहीं था, धर्मशास्त्रों के अनुसार। परंतु एक ऐसा लेख भी मिला है जिसमें प्रभावती गुप्त भूमि की मालकिन थी और उसने उन भूमियों का दान भी किया था। अब हम उस जौन सा हम अभी मैग्नेथिस के बारे में बात कर रहे थे, इन्होंने क्या सैन्य व्यवस्था बताई थी उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। पहला, नौसेना, यानी नौसेना भी थी उस समय। यातायात यानी आने जाने के लिए और खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए भी एक सैन्य व्यवस्था कर रखी थी। पैदल चलने वाले सैनिक भी थे, घोड़े पे बैठ के जाने वाले भी थे, रथ पर बैठ के जाने वाले भी थे और हाथियों पर भी बैठने वाले अलग थे। अगर आपको पहले घोड़े की ट्रेनिंग दी जाती होगी, रथ वालों को रथ की ट्रेनिंग दी जाती होगी और हाथियों पर। अब हम बात करते हैं अशोक के धम एक प्रकार के नियम होते हैं। मैं आपको एक युद्ध के बारे में बताता हूँ। वो हुआ था कलिंग का युद्ध। इसमें इससे पहले अशोक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 सौतेले भाई प्लस एक सगे भाई को मारा गद्दी प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। उस युद्ध में इन्होंने एक क्रूरता का प्रदर्शन दिखाया। उस युद्ध के बाद इनमें बहुत परिवर्तन आए। इन्होंने एक धम नाम से कुछ नियम वली का निर्माण किया, यानी नियम बनाए, कई प्रकार के नियम बनाए। उनके माध्यम से लोगों का जीवन, यानी ये जो सा वर्तमान में जीवन चल रहा है, इंसान सांस ले रहा है, जी रहा है, वो जीवन, और इसके बाद यानी एक आफ्टर लाइफ होती है, जैसे कि हमारी आत्मा हमारे शरीर छोड़ देती है, उसके बाद क्या होगा, उसके लिए हमारा जीवन अच्छा बना रहे, यानी हम संसार में भी अच्छे से रहें। संसार के बाद यानी जो हमें स्वर्ग या नर्क या फिर जन्नत या दोजख, इनमें से जो भी हमें मिले हम उसमें जाएं, इसके लिए उन्होंने धम बनाए। धम के सिद्धांत साधारण थे और सबके लिए थे, सार्वभौमिक, यानी सबके लिए, यानी वो वयस्क हो या वृद्ध हो, महिला हो या स्त्री हो, वो महिला हो या पुरुष हो, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए थे। धम थे क्या? धम नियम तो थे, हमें पता चल गया नियम थे, मगर धम से अभिप्राय क्या होगा?
धम, इसमें बड़ों के प्रति आदर करना है, यानी आप छोटे भाई हो तो बड़ों का आदर करो, अपने माता पिताओं का आदर करो, अपने बड़े भाई बहन का आदर करो। सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखो, यानी उनके साथ एक अच्छा सा व्यवहार रखो। उनके प्रति कठोरता मत दिखाओ, मतलब एक क्रोध या फिर गुस्सा, उन्हें प्यार से उनसे बात करो। सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करो, यानी उन्हें या तो उन्हें छोटा मत समझो, उन्हें अपने बराबर का समझो, इंसान समझो सबसे बड़ी बात, और उनके साथ भी एक अच्छा सा व्यवहार करो। दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर करो, यानी हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम हिंदू हैं या वे यूनान के रहने वाले हैं और उनकी परंपराओं का हम आदर ना करें। उन्होंने सबका करा, उन्होंने जैन धर्म वालों को बौद्ध धर्म वाले जैन धर्म का, हिंदू भी जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का सम्मान करें। इस तरीके से उस समय इन्होंने बातें रखी। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं, यानी वही जो बात हमने पढ़ी है मगर विशेषताएं अलग हैं। आपको लगेगा सेम मगर विशेषताएं बहुत अलग हैं। आप अपनी जरा देखना। विशेषताएं में सबसे पहला आता है नैतिक जीवन व्यतीत करना। नैतिक जीवन क्या होता है? इस धर्म के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य को सामान्य एवं सदाचार तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी एक सामान्य यानी नॉर्मल और सदाचार यानी अच्छा व्यवहार करने वाला जीवन, यानी हर किसी के अच्छे से व्यवहार करो, हर किसी के साथ अच्छे से रहो, वही होता है सदाचार, एक अच्छा व्यवहार। वासनाओं पर नियंत्रण रखना। इस धर्म के अनुसार भारी आडंबर और अपनी वासना मतलब होता है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। दूसरे धर्मों का सम्मान करना, दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना। जीव जंतु को क्षति ना पहुंचाना, यानी जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की हानि या फिर किसी प्रकार का दुख ना देना। पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की हत्या या उन्हें क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। सबके प्रति दयालु, सबके प्रति दयालु बनना, अपने नौकर और अपने से छोटे के प्रति दयालु बनना और सभी का आदर करना। ये सेम वैसे ही है मगर इसमें अगर हमें पेपर में पूछ लिया इनकी विशेषता है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सभी का आदर करना, माता पिता, गुरुजन, मित्रों, भिक्षुओं और सन्यासी, अपने से छोटे और अपने से बड़ों का आदर करना, यही है हमारे धर्म। अगली आती है धर्म प्रचार के लिए। अशोक ने धर्म तो बना दिए, अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा कि ये किस तरीके से अप्लाई किए जाएंगे। अब हम उसी के बारे में बात करते हैं। प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी वर्ग की नियुक्ति की गई जिसे धम्म महामत्य कहा गया। महामत्य कह दिया गया, नियुक्ति कर दी गई। अब हमें इसके बारे में पता कैसे चलेगा क्योंकि हम उस समय तो थे नहीं। इस बात की जिक्र इन्होंने 13वें शिलालेख में किया है। वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करेंगे, यानी जो ये महामत्य थे, महामत्य की नियुक्ति की गई थी। वही अधिकारी अलग अलग जगह पर जाते थे और उस चीज का प्रचार करते थे और उस प्रचार के लिए उन्हें वेतन भी दिया जाता था। ये सब हमें कहाँ से मिला पता चला? 13वें शिलालेख से। उनका काम क्या था? इनका महामत्यों का काम क्या था? उनका काम स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं की सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। अब इसका ये पॉइंट है, यह हमारा आखिरी पॉइंट होगा। दक्षिण के राजा और सरदार, यानी दक्षिण में अगर हमने जैसे देखा यहाँ
और यहाँ अलग अलग प्रकार के, क्योंकि ये हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं और ये बिंदुसार के समय का है, तो यहाँ पर तमिलनाडु की तरफ और इस तरफ कई सारे राज्य थे दक्षिण के। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य समृद्ध तथा स्थायी थे, यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया, यानी हमारे को जो इनके बारे में कहाँ उल्लेख है, इन चेर, चोल और पांड्य के बारे में इन सरदारियों का उल्लेख संगम वंश के ग्रंथों में किया गया है। इसमें सातवाहन राजा भी थे। राजा लंबी दूरी के लिए राजस्व जुटाते थे, यानी इनका रेवेन्यू कैसा होता था, ये लंबी दूरी का व्यापार करते थे। ये भी आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगाना, सरदार और सरदारी, ये क्वेश्चन आता है आपको, या तो आपको ये मिड टर्म में देखने को मिलेगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, या फिर आपको ये प्री बोर्ड या फिर बोर्ड में एक ना एक जगह आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसमें होता है सरदार एक ताकतवर व्यक्ति था, या तो इसका पद वंशानुगत होता था या फिर नहीं, मतलब या अगर वो चलता आ रहा है तो ठीक, अगर उसका बेटा है, अगर उसकी बेटी हुई तो ये वंशानुगत खत्म कर कोई एक ऐसा समूह होगा लोगों का जो उस सरदार की नियुक्ति करता होगा या फिर उसे चुनता होगा। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे, यानी अगर हम वंशानुगत करते जा रहे हैं तो हमारे उनके चाचा होंगे, उनके मामा होंगे, इसी प्रकार के उनका सपोर्ट करते होंगे उस राजा का, तो उन्हें खानदान का सपोर्ट भी मिलता होगा। सरदार के कार्य, सरदार किस किस प्रकार के कार्य करता था। सरदार के कार्य में विशेष अनुष्ठान, यानी पूजा करवाना, युद्ध के समय नेतृत्व करना, यानी वो युद्ध के समय सरदार सबसे आगे खड़ा होगा और वो उस पूरे युद्ध का नेतृत्व करेगा, एवं विवादों को सुलझाना है। अगर हमारे के बीच में लड़ाई हो गई तो उस विवाद को सुलझाएगा। अगर जमीन के ऊपर विवाद हुआ है तो उसका कार्य रहेगा कि वो इस पूरे को सुलझाए, इस पूरे विवाद को सुलझाए और उनके बीच में मध्यस्थता करवाना, यानी उनके बीच में मेल मुटाव जो भी हुआ है उसे सुलझा देना और उनके बीच में मध्यस्थता करवाने की भूमिका वो निभाता था। तो बच्चों आज हमारा यही ये चैप्टर पूरा तो नहीं हुआ है, अभी कल आखिरी पार्ट आएगा इसका, उसमें मैं आपको इसके बारे में यहाँ से ही शुरुआत करेंगे सरदारी का। इसमें एक पॉइंट अभी मैंने नहीं लिखा है, सरदारी आता है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट में लगा के रखना होगा। धम भी आता है, इसमें जो आज मैंने पढ़ा है मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, धम भी आता है। और धम जितना ही पढ़ा है मैंने, या तो उसकी विशेषता पूछ लेता है या फिर कुछ विशेषता, नहीं तो उसके किस प्रकार से उसके लिए किसकी नियुक्ति की गई थी, और या फिर मौर्य साम्राज्य में मैग्नेस्थिस के द्वारा सेना व्यवस्था, सरदार और सरदारी, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जो भी होगा इम्पोर्टेंट मैं आपको कल की वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक लगवा दूंगा। तो अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ओके।